अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या इंतखाबी अमल पर उठने वाले सवालात और तनाज़ात का हल मुमकिन है? क्या सूबाई असम्बलियों के जो आने वाले इंतखाबात हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, इन इंतखाबात की साख के हवाले से सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सकेंगे? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी और फंड्स के हवाले से जायजा लेने के लिए इजलास बुला रखा था। रोजनामा एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने खदशात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात न करवाने का मशवरा दिया है। हसास इदारों ने सिक्योरिटी थ्रेट्स की बिना पर यह राय दिया और मुत्तफिका तौर पर इसकी मुखालिफत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए 3,53,000 की इजाफी नफरी मांगी है। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते इस ब्रीफिंग पर फैसला करेगा। एक और फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने किया है और जो पंजाब में वो ये कि पंजाब में आरओज, डीआरओज और एआरओज की तैनाती का है। इन तमाम अफसरान को सिविल ब्यूरोक्रेसी से लिया गया है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ पहले ही इन अफसरान के ब्यूरोक्रेसी से लिए जाने की मुखालफत कर चुकी है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख का ताहाल ऐलान नहीं हो सका। निगरान हुकूमतों की जानिबदारी पर भी तहरीक इंसाफ सवालात उठा रही है। इसके अलावा एक अहम तकनीकी मामला मरदमशुमारी का है, जिसके हवाले से आज खैबर पख्तूनख्वा के इजला में जो जम होने वाले कबायली इलाका जात थे उनके अमायदीन ने खदशात का इजहार किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने की मुखालफत कर दी और बाइकआउट की और धमकी भी दी है। पीपल्स पार्टी पहले ही इस हवाले से खदशात का इजहार कर चुके हैं। अब ये जो तमाम मामलात हैं, क्या इंतखाबात के हवाले से उठने वाले इन तनाज़ात का हल मुमकिन होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के हवाले से फैसले पर अमल दरामद में कोई रुकावट है? इस पर एक तो प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कानूनी मुश्किलात भी जारी हैं और कहीं रिलीफ भी मिल रहा है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी है। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने आज इजलास में यह भी फैसला किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी फैसले शाह महमूद कुरैशी करेंगे। इमरान खान की कानूनी मुश्किलात के तनाजुर में तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। फिर मुस्लिम लीग नून के अदालतों से शिकवे भी जारी हैं। नायब सदर मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज उन्होंने जो है वो इंटरव्यू दिया और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हवाले से उन्होंने ये कहा कि वो एक्सटेंशन चाहते थे। आज भी उन्होंने फैसलाबाद में इंतखाबात से पहले तराजू के पलड़े बराबर करने का मुतालबा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सफ़ों को दुरुस्त करे और खुद एहतसाबी का अमल शुरू करे। इंतखाब होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, वरना ना कोई इलेक्शन मानेगा ना कोई तुम्हारी कोई बात मानेगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो, उसके बाद सुबह इलेक्शन करा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। ये मामला जो है ये खुद एहतसाबी से शुरू होता है। ये इदारे को खुद सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि 4-5 नाम ऐसे हैं जिन पे हर दौर में अदालत में बैठे हुए भी और रिटायरमेंट के बाद भी उनके तज़किरे होते हैं। तो जाहिर है जब ये बातें होती हैं तो इनका तदारुक होना चाहिए और बेहतरीन हल उसका ये है कि इदारा खुद अपनी सफ़ों को दुरुस्त करे और वो खुद एहतसाबी का अमल शुरू करे। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वहां पर रेफरेंस भी दायर कर दिया। क्या नून लीग की अदालतों से शिकवे शिकायतों का जवाब है? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा देता हूं। कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो हमें ज्वाइन करें। अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी सेक्रेटरी रह चुकी हैं अमूर खारजा की, वो भी आज की इस बहस में हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। कादिर खान मंदोखेल साहब, मैं आपसे इस बहस का आगाज करता हूं। ये जो आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ ये बड़ा अहम है। आपको लगता है ये जो बहुत सारे अभी इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं लेकिन एक बड़ा इशू सिक्योरिटी का है, तो सिक्योरिटी के मामलात
इंतखाबात की राह में कोई रुकावट तो नहीं बनेंगे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में? जी बहुत शुक्रिया। मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन का काम वो यकीनन शेड्यूल अनाउंस करना है, लेकिन उसके लिए उनको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, उसके लिए उनको फंड्स की भी ज़रूरत है। अब मेरे ख्याल में इसको ये शेड्यूल अनाउंस करने से पहले इलेक्शन कमीशन को ये सिक्योरिटी का मामला और ये फंड्स की इशू को पहले जो है ना रिजॉल्व करना चाहिए और उसके बाद शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए। गोया कि शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब ये है इलेक्शन कमीशन ने अपनी जान छुड़ा ली है और ये बता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने तो शेड्यूल जारी कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शेड्यूल अनाउंस करने से पहले फंड्स के बंदोबस्त करते और सिक्योरिटी का जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व करती, जैसा आपने फिगर बताया कितने लोग चाहिए उसको। अब अगर मैं फंड्स की बात करूं तो आपके सामने IMF का सूरत-ए-हाल आपके सामने है और ख़ुद PTI जो प्रोपेगेंडा कर रही है या जेन्युइनली बात कर रही है कि रिजर्व $3 अरब है, $4 अरब है, IMF की डील नहीं हो रही है, फलां। तो इससे तो ये ज़ाहिर हुआ कि आपको पहले पाकिस्तानी को जो मसले मसाइल है, मैं उस कम्युनिटी को ऐड कर रहा हूँ कौमी असम्बली का, जो मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से है और मैंने एक इदारा देखा हुआ है यहाँ। अगर मैं रेडियो पाकिस्तान की बात करूँ तो 33 करोड़ उनकी पेंशनर जो बुजुर्ग हमारे और 1000 से ज़्यादा बेवा हैं, उनको 1-1.5 महीने से पैसे नहीं मिले। और इसी तरह दूसरे अगर मैं PIA की बात करूं, रेलवे की बात करूं, सुई गैस दूसरे अदारों की बात करूं तो सब अदारों का हाल ये, इवन के कौमी असम्बली के जो स्टाफ है उनकी भी सैलरीज का इशू है। अब ये सारी सूरत-ए-हाल को अगर आप एक जायजा के तौर पे, क्योंकि मैं हर कमेटी हर इदारे को देख रहा हूँ उनकी इश्यूज को, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पैसों के हवाले से। अब अगर पैसे इन इदारों में फंड वाला जो मामला है उस पे जरा आगे भी करते हैं बात, लेकिन कल विफाकी सेक्रेटरी खजाना ने ये कहा कि हम फंड्स रोकेंगे नहीं, लेकिन ये सिक्योरिटी वाला जो मसला है, देखिए इलेक्शन आप भी लड़ते हैं, थ्रेट्स आते हैं, कई दफा जो है वो इन थ्रेट्स को इग्नोर भी किया जाता है, लेकिन कई दफा इन पर एक्शन भी होता है। तो इन इंतखाबात के तनाजुर में ये जिन सिक्योरिटी थ्रेट्स का अभी जिक्र हो रहा है, क्या आपके ख्याल में ये बहुत गैर मामूली है और इतना ही गैर मामूली है कि इंतखाबात ही नहीं होने चाहिए, आम इंतखाबात दोनों सूबाई असम्बलियों के? देखिए मेरे ख्याल में मैं दोबारा उस तरफ आ रहा हूँ जिस साहब की आपने बात की है कि उसने कहा फंड हम नहीं रोकेंगे, तो आप इनसे जरा ये पूछो कि आपके पास फंड है कितना? टक्का तो आपकी जेब में है ही नहीं है, खजाने में है ही नहीं है, और आप कहते हैं फंड हम नहीं रोकेंगे। दूसरा बड़ा इशू है सिक्योरिटी का, यकीनन जो पुख्तनख्वा में या कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ या पुख्तनख्वा में पेशावर में मस्जिद के ऊपर जहां सौ ज्यादा शहादतें हुई है, तो ये इशू तो है। और फिर खुद PTI की मेरी बहन बेटी भी ये बताएंगे, इनके वजीर, इनका वजीर आला महमूद खान, मुराद सईद, ये सारे अपने इलाकों में जा नहीं सकते थे और कई जगह तो ये रिपोर्ट आई कि बाकायदा ये मसला ग्रुपों को बता देते थे बाकायदा। ये भी सारी आपकी मीडिया ने, दूसरी मीडिया ने ये नशर किया है। तो अब ये सारी सूरत-ए-हाल के साथ साथ इन सब खदशात और सब खतरात के बावजूद सबसे बड़ा मसला है यहाँ फंड्स का। अब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जहां मेरे हिसाब से इन दो सूबों का या PTI जो ऐलान कर रही है कि हमें सब, इमरान खान साहब ने भी ये मुतालबा किया है और चौधरी शाह साहब ने भी ये कहा, तो ये 70 अरब रुपए के लगभग अखराजात आ रहे अगर ओवरऑल इलेक्शन कराएंगे। फिर के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इंतखाबात के हवाले से, और ये जो सियासी इश्यूज हैं और तकनीकी इश्यूज हैं, क्या ये कोई रुकावट बन सकते हैं? नहीं। इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास का पहले हवाला दिया, जो सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई है, सिक्योरिटी इदारों ने इलेक्शन ना करवाने का कहा है। अंदलीब अब्बास साहिबा, आपकी इस सूरत-ए-हाल पर क्या राय है? क्या सिक्योरिटी की गारंटी दिए बगैर इंतखाबात हो सकते हैं? शुक्रिया रहमान। कोशिश हत्तुल इम्कान है जिसके अंदर ऑब्वियसली कत्लो गारत भी शामिल है, दहशतगर्दी भी शामिल है कि किसी तरह इंतखाबात ना हो, और ये तो वाज़िया है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जी आपने 90 दिन के अंदर कराने हैं और आपने ये सारे इंतजामात जो हैं ये इंश्योर कराने। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जो सारी फाशिस्ट जमातें हैं, ये 13 और प्लस इनके जो जितने भी साथ इस्टेब्लिशमेंट हैंडलर्स सारे, ये बड़े बरमला कह चुके हैं कि इंतखाबात नहीं हम होने देंगे। और इन्होंने आइन शिकनी के ऊपर और आइन को तोड़ने के ऊपर पूरी कोशिश पहले भी की है और अब भी करेंगे। क्योंकि देखें, पीएमएलएन का तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीवी है। वो हर दफा जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अटैक करते हैं। अभी भी देखें, इनका मसला क्या है, मरियम जो है वो तस्वीरें दिखा रही है, नाम ले रही है और कह रही है कि जी ये जो जज है ये मुझे कबूल नहीं है। और वो जस्टिस अब्दुल कयूम की को कह रही है कि उस किस्म की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं फोन करूं और कह दूं कि बेनजीर भुट्टो की सजा बढ़ा दो और वो बढ़ा दे। नंबर 1। नंबर 2, इनका और भी सीवी बहुत स्ट्रांग है कि ये किस तरह से जजेस को खरीदते हैं। क्योंकि रफीक तारक साहब का इरशादनामा में आपने पढ़ा होगा, डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने जाके बलूचिस्तान बेंच को तोड़ने की कोशिश की, पैसे दिए, रिश्वत दी। और फिर तीसरा जो हमला हुआ जिसपे फिर जजेस बेचारे बाथरूमों में घुसे और वो सज्जाद अली शाह साहब ने जो कहा वो ऑन रिकॉर्ड है। अब मसला ये है कि इनको, इनके जितने भी आपके भी बाकी भी पूरे जो सर्वेस आए हैं उसमें ना सिर्फ ये है कि इन जमातों के मकबूलियत कम है, बल्कि अभी जो लेटेस्ट गैलप का आया उसमें तो उन्होंने एक बता दिया कि नेगेटिव कितनी है। आप सोचें कि ये जो बातें अभी करेंगे आधे घंटे में, ये जमातें अभी बातें करेंगी, उसके बाद इनसे नफरत और बढ़ जाएगी। 67% जो है लोगों का ओपिनियन जरदारी साहब के बारे में, 61% मरियम के बारे में, वो एक्सट्रीम जिसको कहते हैं नफरत के साथ है। और हर प्रोग्राम में एक और चीज जरा बताइएगा, एक और चीज अंदलीब साहब बताइएगा, वो है आरओज का मामला। आज ये क्योंकि बड़ा अहम डिसीजन हुआ और तहरीक इंसाफ का इस पर एतराज है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी से आरओज, डीआरओ और एआरओ ना लिए जाएं, लेकिन आज इनकी तैनाती भी हो गई है। क्यों सिविल ब्यूरोक्रेसी से इनकी तैनाती नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी तक तो आपने देखा ना कि इन्होंने हर वो इकदाम किया है जिससे अफसोस की बात है कि ये जानबदारी नहीं। आप ये सोचें कि 25 बंदे जिन्होंने तशद्दुद किया शहरियों पे, औरतों को मारा, हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि इनको जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो नहीं अपॉइंट कर सकती। वही सीसीपीओ वही सबको दोबारा अपॉइंट किया, उन्होंने कत्ल किया बंदे को। कल कत्ल, परसों कत्ल हुआ, वो एक स्पेशल चाइल्ड था, उसको कत्ल किया, उल्टा केस इमरान खान पे डाल दिया कि इसने कत्ल किया। अब जब ऐसी हरकतें करेंगे लोग, इनको चाहे इनके गोलियां मारते सारे शहरियों को, लोग इनको वोट नहीं देंगे। बिकॉज जब आप इस तरह से ओपनली आप अपने बंदे ब्यूरोक्रेसी से, अपने जो है पालतू किस्म के जिसको कहते हैं लोग रख के आप धांधली, जानबदारी, कत्लो गारत ये सब करेंगे तो यूएन भी देखें, इस वक्त यूएन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्प उन्होंने सख्ती से कहा है राइट। मुझे अब एक मिनट में मैं और ये जो जमहूरियत का कत्लनामा है ये खत्म करें। ठीक। कादिर मंदोखेल साहब, जो इससे पहले आरओज पर पीपल्स पार्टी का बड़ा एतराज रहा है कि आरओज का मामला जो है वो किस तरह से तैनाती होती है। आसिफ जरदारी एक इलेक्शन को आरओज का इलेक्शन भी करार दे चुके हैं। तो ये क्या, ये इस पे तकनीकी तौर पर अगर एक पार्टी है उसका मुतालबा है, वो कहती है कि अदलिया से आरओज की तैनाती की जाए ना कि सिविल ब्यूरोक्रेसी से, तो क्या इसमें कुछ गलत है? रहमान भाई, मैं थोड़ा सा आपको इसी 2018 के इलेक्शन में ले जाता हूँ जिसको मोहतरम जरदारी साहब ने आरओज का इलेक्शन करार दिया है। फैसल वाडा साहब के खिलाफ मैंने दरख्वास्त दी कि ये गैर मुल्की नेशनल है, तो
जो आरओ साहब थे हमारे नवीद सोमरो साहब, एडिशनल सेशन जज कराची वेस्ट के, उन्होंने कहा कि मुझे फैसल वाडा ने पासपोर्ट दिखा दिया, उसका कैंसिल है, वीजा कोई नहीं है। जबकि बाद में एविडेंस में जब 3-4 साल मेरे जूते घिस गए अदालतों के चक्कर, साबित हुआ कि फैसल वाडा साहब ने तो 4 दिन बाद यानी 22 जून को दरखास्त दी है और आरओ साहब उसके ऊपर ऑर्डर 18 जून को करे 2018। तो ये आरओ भी हमने देखा और आरटीआई सिस्टम बिठाते हुए भी देखा और इमरान नियाजी साहब को इस कौम के ऊपर मसलत होते हुए भी देखा। अब पीटीआई वाले फिर चाहते हैं कि उसी टाइप के वो भैया अगर आरोज आ भी गए तो जर्नल फेज नहीं है, आप फेजियाब नहीं हो सकते। आरटीआई सिस्टम बिठा के 2 दिन बाद आपको कौम के ऊपर मुसलत नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल मेरा वही चलने वाला है कि क्या 70 अरब रुपए खर्च करने के बाद, आरोज इनकी मतलब के लगाने के बाद, चीफ जस्टिस इनकी मतलब के लगाने के बाद, चीफ इलेक्शन कमीशन की मतलब के लगाने के बाद फिर भी कोई गारंटी है कि वो कहे नहीं ये वापस, जैसे वो बच्चे हम स्लेट पे लिखते थे चाक से और सवाल सीने तो वो मिठा देते थे, ये फिर मिठा के फिर इलेक्शन को। ओ भाई ये गुड़िया गुड़ी का खेल थोड़ी है, आप सीरियस हो जाए। पीपल्स पार्टी हमने शहादतें देखी, हमने 500 देखे, 80,000 कोड़े देखे, नून लीग वालों ने इसी तरह धक्के खाए, जेल देखा है। हम देखिए ऐसा क्या हो गया कि आप 3-4 महीने से जाली प्लस्तर टांग पे लगा के और कहते हैं मैं बीमार हूं। आप मरियम नवाज, आप कुलसुम नवाज का आप मजाक उड़ाते थे कि वो बीमार नहीं है, उस बेचारी ने जान दे के साबित कर दिया मैं बीमार हूं। और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आप क्या कहते, आपके काबिने में आपके वजीर आंसू बहा रही थी और उसके बाद आप कहते हैं जनरल बाजवा ने बोला। ओ भाई आपकी कौन सी बात पे यकीन किया जाए? आपकी मशावरत पे, आपकी ख्वाहिशात पे न तो इलेक्शन हो सकता है न उसका कोई कानून है। इसी तनख्वाह पे ये अगले इलेक्शन तक काम करेंगे, टॉक शो में आते रहेंगे, अपनी ख्वाहिशात जाहिर करते रहेंगे, होना कुछ नहीं। ये कानून की पासदारी करते तो इनके वारंट निकल चुके, जाए अदालतों में। ये काम मफरूजे की बुनियाद पर, एक मफरूजे की बुनियाद पर अगर इलेक्शन नहीं होते, सुन ले मेरी गुजारिश भाई, वकील दुनिया का मुझे वो जाहिल डॉक्टर का नाम बता दे जो कि जख्म पे प्लस्तर चढ़ा के आदमी को मशवरा दे रहे। भाई नाखुशगवार वाकया एक मफरूजा मगर प्लस्तर, आप वकील हैं, जरा उसमें बेहतर मशवरा दे सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये तौहीन अदालत नहीं होगी। देखिए मुझसे सवाल कर रहे रेमान अजहर साहब। जी 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 आपसे जी आप मुझे एक बात बता दे, तो इन्हें अदालत तो वो जो 90 डेज है उससे तो ऑलरेडी तजावज कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन तजावज हो चुका है कि वो नामुमकिन है कि 90 डेज में हो। मैं आपको टेक्निकली आज नहीं बता रहा। अब वो एक बात बताओ मुझे कि एक बच्चा है जिसकी जिम्मेदारी बाप के ऊपर है, उसकी कफालत की, उसकी स्कूल की फीस की, और अगर बाप के पास पैसे नहीं हो उसकी फीस भरने का, तो क्या करेगा? क्या करेगा बच्चा? मुझे एक बात बताओ। इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो 70 अरब रुपए एक शख्स की ख्वाहिश पे मांग रहे हैं, अब अगर वो 70 अरब नहीं हुए तो क्या होगा? और फिर आपको यह भी बता दूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी आपके सामने है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी आपके सामने, 6 बजे फैसला है, सुबह इलेक्शन कराओ। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकली इस चीज के आप कर सकते हो कि 6 बजे फैसला दो, सुबह इलेक्शन कराओ? इसी तरह मेरी गुजारिश ये है कि ये जो इतना इन दिनों पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके साइफर के जरिए, एफएटीएफ के जरिए, न जाने किस किस के जरिए के टेलीफोन ऑडियो टेप जो आ गया, सवाल ये है कि इनको इतनी जल्दी इलेक्शन की होती तो इन्हें असेंबली, किस पागल आदमी ने बोला कि आप इलेक्शन असेंबली तोड़ दे? आपने सबसे बड़े सुबह तोड़ा, तोड़ा 178 मेंबरान की इस्तीफे आपने दिए, जो आपके 43 रह गए तो भागते भागते सुप्रीम को असेंबली के सरिये आपने पकड़ लिए, हमारे इस्तीफे वापस ले लो। आज अदालतों में जा रहे हमारे इस्तीफे कबूल लो। कौन सा कलमन आदमी इनको मशवरा दे रहे, क्या मशवरा दे रहे? जरा उस जादूगर का नाम हमें भी तो बता दो। अच्छा, मैं आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं देखिए इसमें बल्दियाती इंतखाबात वाले मामले का क्या मवाजना हो सकता है आम इंतखाबात के हवाले से, और वो भी ऐसी सूरत में जब सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। लेकिन अंदलीब साहब इसमें एक तकनीकी मसला भी है, और मेरा ख्याल है कि ये ऐसा इशू है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी पहले एतराज़ात दे चुकी है, लेकिन आज जो कबायली हमायदीन है उन्होंने भी आज ये कहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि वो बाइकआउट कर देंगे और इंतखाबात काबिल कबूल होंगे, और वो है मर्दमशुमारी वाला इशू।
ये मर्दमशुमारी वाला इशू क्या कोई टेक्निकल रुकावट बन सकता है आपकी नजर में इन इंतखाबात के रास्ते में? देखिए, मैं तो कोट करूंगी जो तकरीबन सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है और इन्हीं की पार्टी के बंदे हैं, एतजाज हसन। उन्होंने ये सारी चीजें रिजेक्ट की हैं, एक दफा नहीं, सैकड़ों प्रोग्राम में आके। उन्होंने कहा ये सब बहाने हैं, वो डर रहे हैं और किसी किस्म, उन्होंने कहा ये इनको तौहीन अदालत लगेगी, आर्टिकल 6 भी लगेगा और सबको बुलाया जाएगा क्योंकि ये डिलिबरेट और मेलाफाइड है। ये उनके लफ्ज है, नंबर 1। नंबर 2, अब आगे फंड्स पे। फंड्स पे मैं आपको बताती हूँ, एक नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई शहबाज शरीफ साहब ने, खुद बनाई, और उस पे आपके अखबार ने, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पूरी रिपोर्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये 85 बंदे जो इन्होंने कैबिनेट के रखे हुए हैं, अगर ये 30 कर दे तो 200 बिलियन रुपीस जो है वो बचेंगे। उन्होंने कहा ये तनख्वाहें तो कुछ भी नहीं होती वजीरों की, तो तनख्वाहों के नहीं, उनका जो टोटल जो खर्चा होता है ऑफ हैंडलिंग द कैबिनेट, और ये जो जाते हैं दौरों पे, डेलीगेशंस में मिला के, उन्होंने कहा 200 बिलियन वहां। फिर उन्होंने कहा कि अभी इन्होंने 90 बिलियन रिलीज किया है और पूरे अखबार में उन्होंने बताया कि किस किस तरह से 3-3, 5-5 बिलियन इन्होंने अयाशियों के लिए लोगों को दिया है। उन्होंने पूरा कच्चा छठा इनका खोल के दिखाया। तो ये तो 70 बिलियन की बात करें, ये जो खुद खर्च रहे हैं और बात कर रहे हैं गरीबों की, तो सबसे पहली मेरी बात सुने, इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया, कौम इनको नहीं बख्शेगी। इन्होंने रेडी बांध उठा के फेंक दिए, कौम इनको नहीं बख्शेगी। इन्होंने पनाहगाहें बंद कर दी, कौम इनको नहीं बख्शेगी। इन्होंने लंगर बंद कर दिए, कौम इनको नहीं बख्शेगी। तो ये हमारे जो है मंदू खैल साहब और ये सारे, अच्छा, ये हमारी ब्रेक का मुझे कहा खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये सबसे जितना बोलेंगे उतना उतना इनकी पॉपुलैरिटी नीचे जाएगी। ये हमारी टीम के बेस्ट ब्रेक के बाद एक ब्रेक वापस आ रहा हूं जरा, ठीक है, गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मतलब फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इंतखाबात के हवाले से। अंदलीब साहब, एक तो आप बात मुकम्मल कीजिए, दूसरा बिल फर्ज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कादिर मंदोखेल साहब ने मिसाल दी, उसका फैसला आया लेकिन बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है, हम सिक्योरिटी ही नहीं दे सकते और इंतखाबात करवा ही नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने कोट कर दिया एतजाज हसन को, ये सारी बातें सब चैनल्स वालों ने उनसे पूछी हैं। उन्होंने कहा है कि जी फैसला बड़ा क्लियर है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी फंड्स, सिक्योरिटी ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बता दिया कि सबको पता है, वो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी ने बता दिया है, हर जगह आ गया कि इन्होंने अयाशियों से 90 बिलियन एक और 200 बिलियन एक जो ये अवाम पे खर्च सकते थे, इन्होंने खा लिए। अब जब खा लिए तो अवाम इनकी ये बातें नहीं सुनेगी। मैं तो ये कह रही हूं कि 1-2 घंटे का प्रोग्राम और करें ताकि ये बोलते जाएं। एक क्लिक पे इनकी सबकी हकीकत सामने आ जाती, मेरी आपकी भी। आपने कितने प्रोग्रामों में क्या कहा है और कितने प्रोग्रामों में नहीं कहा, सब कुछ सामने आ गया। ये जो रोज स्टेटमेंट्स देते हैं और इनका वो जो बगल बच्चा है, पहले वो रावण बार था, उसके बाद ये अब ये अपना मोहसिन नकवी साहब है, वो तो आए ही इसीलिए है कि उन्होंने ये जो प्लान एग्जीक्यूशन है कि जी आप इंतखाबात नहीं करेंगे और किसी तरह कत्लो गारत करके इमरजेंसी डिक्लेयर करके बहाने लगा के अगले 10 साल के लिए किसी तरह मार्शल लॉ लगा ले, लेकिन पीटीआई को ना जीतने दें। ये प्लान सबको, बच्चे को पता है कि इनका है, क्योंकि इनको पता है कि ये अगले 10 साल कभी नहीं जीत सकते। और जैसे जैसे ये बातें करेंगे, प्रोग्राम्स में आएंगे, अपना मौकफ देंगे, इनकी अनपॉपुलैरिटी माशाल्लाह मेरे पास से भी बढ़ जाएगी। टाइम जरा कम है, हमारे लिए तो अच्छा है, ये बोलते जाए। पूछ लूं, ठीक। अच्छा, कादिर मंदोखेल साहब, ये फिर क्या होगा जो है वो
इंतखाबात का भी मामला है, आप कह रहे हैं फंड्स नहीं हैं, तो क्या इतने फंड्स नहीं निकाले जा सकते कि एक आईनी जिम्मेदारी है और उसको पूरा कर लिया जाए? रेमान अजहर साहब, मेरी बहन ने जो फरमा है कि हमने आयशू पे पैसे खर्च किए, जरा वो आयशी का बता तो दे देना। अभी पिछले ही दिनों में, पिछले हफ्ते कौमी असम्बली में एक सवाल के जवाब में पूरा डेटा आ गया कि कौन से मिनिस्टर ने बाहर के दौरे किए और कितने हैं। वो मेरे ख्याल में वो अगर सारे भी मिला के तो शायद 5 करोड़ से ऊपर के नहीं है। नंबर एक बात, सारे दौरे उठा के देख ले, असम्बली के क्वेश्चन में वो बुक छपा हुआ आ चुका है। नंबर एक बात। दूसरी बात जो मेरी बहन फरमा रही है, मैं इनको ये बता दूं, वजीर आजम साहब ने तो पहले ऐलान किए काबीना का कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई माउन खसूस 1 रुपए नहीं लेगा, वो भी रिकॉर्ड पे है। और अभी परसों सिंध हुकूमत ने भी ऐलान किया है इसके हवाले से, कोई सरकारी जो गाड़ी है वो आदि, उसके पेट्रोल, बहुत सारी जो प्रोग्राम उन्होंने दिया है कफालत का, उस हवाले से, तो वो सारी आपके सामने। जरा मेरे बहन जो है ना थोड़ा टीवी और खबरें भी देखा करे इमरान खान साहब की तकरीर के अलावा। अब सवाल ये है कि ये जो बातें कर रही है कि हम यही बातें करेंगे, तो भाई आपने क्या किए? आपने 3.5 साल में आपने वही खैरात ज़दका वाला काम जो है ना, वो टेंट सिटी आपने इंट्रोड्यूस की है। आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम जलसाजी से बदल करके एहसास रखा, जो कि एहसास नाम की कोई चीज नहीं है आप में से। और फिर उसके बाद आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान की 80% कर्जा, यानी 75 साल तारीख की 80% कर्जा, 26,000 अरब आपने कर्जा लिया है। आप मुझे बताओगे कौन सा पाकिस्तान में आपने कौन सा काम किया है? कोई प्रोजेक्ट तो बता दो। बताओ भुट्टो शहीद की तरह कि मैंने स्टील मिल लगा लिए, बता दो बेनजीर की तरह कि मैंने मिसाइल प्रोग्राम, बता दो आसिफ अली जरदारी की तरह कि 19 सीपे जो है सारा इंट्रोड्यूस कराए, साइन कराए। आप मुझे एक प्रोजेक्ट बता दो बिलावल साहब की तरह जो सिंध में जाते जाते में चीजें आपको गिनवा सकता हूं। समेटना है सर, आप कानून को समझते हैं क्या? किस बुनियाद पर जो है वो ये फैसला हो सकता है, या अगर आपको अदालत इजाजत दे देती है कि ठीक है क्योंकि मसाइल नहीं है इसलिए इलेक्शन आगे जा सकते हैं, तो किस बुनियाद पर अदालत ये फैसला करेगी? आप मुझे बता दो कि बच्चे की कफालत इस्लाम और कानून के तहत बाप की जिम्मेदारी है। अब अगर बाप के पास बच्चे के स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है तो बच्चा तो स्कूल नहीं जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए, शेड्यूल लॉन्च कर दिया है, उसकी कफालत, उसकी पैसे, सिक्योरिटी देनी है वफाकी हुकूमत ने। वफाकी हुकूमत के पास तो टक्कर नहीं है, ये तो खुद एक्सेप्ट करे ना कि पैसे नहीं है। तो अब बताओ, अगर पैसे नहीं है और एक शख्स की ख्वाहिश पे 70 अरब रुपए खर्च तो नहीं किए जा सकते, और है तो खर्च करेंगे। और अगर खर्च कर भी लिए, पेट पे पत्थर बांध के, बेवाओं को, पेंशनर की, मुलाजमीन की, सबको तनख्वाह रोक के, इनकी ख्वाहिश पूरे करके इलेक्शन कमीशन को दिया भी जाए, तो इनके क्या दीन ईमान? अगले दिन बोला इसको भी हम नहीं मानते, दोबारा इलेक्शन कराओ। सही नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन सही नहीं है, आरओ सही नहीं है, फ्ला सही नहीं है, फ्ला सही नहीं हो। भाई इनकी बातों पे ना जाए, ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, इसी तरह टॉक शो में बोलते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। इनकी बस से बाहर है ये। इसी तरह ये परवेज इलाई को जिन्होंने सदर बनाया ना, यही परवेज इलाई टेक ओवर करेगा, पीटीआई के लिख ले रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अंदलीब अब्बास आज के इस बहस में हमारे साथ मौजूद थी। बहरहाल इंतखाबात के हवाले से ये कुछ तनाज़ात हैं, कुछ सवालात हैं, ये सियासी भी हैं, कानूनी भी हैं, तकनीकी भी हैं। देखिए हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रेमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।